नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। साहिल नमस्कार, सूरवीर नमस्कार, मारुति नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और कोविड से भी सुरक्षित जरूर हो। और इसी तरीके से डेली शाम को 7 बजे आके कंटिन्यू अपनी इकोनॉमिक्स को कवर करो। नमस्कार मारुति। हाँ भाई, तो दोस्तों मैं कपिल चौधरी आपके लिए लेके प्रस्तुत हुआ हूँ फिर से राजस्थान की योजनाओं की वही सीरीज जो आपके कहने पे मैंने स्टार्ट की थी। अपना ये जो चैनल है इस पर अपन कंटिन्यू टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर अपन कंटिन्यू ये सीरीज रख रहे हैं। इससे पहले भी अपन बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे मुझसे परिचित हैं वो स्टार्ट करें और जो नहीं परिचित है उनको बता देता हूँ। मैं सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है तथा आरएस 2018 मैं मेंस क्वालिफाइड हूँ, इंटरव्यू कॉल है। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। जयपुर की जो भी प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है आरएस के लिए उन सभी में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। और अपन यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, जो अपना चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने इस चैनल पे हमने जो स्टार्ट किया है वो राजस्थान की योजनाएं स्टार्ट की, क्योंकि काफी एग्जाम आने वाले हैं और इस एग्जाम में बच्चों की डिमांड थी कि सर राजस्थान की स्कीम्स एक साथ नहीं पढ़ी जा रही, बहुत ज्यादा इसमें समस्या आ रही है। तो मैंने ये आपकी योजनाएं स्टार्ट की और इसके अंदर अब सबसे पहले अपन ने जो 19 फ्लैगशिप स्कीम पढ़ी थी, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी दोस्तों? फ्लैगशिप स्कीम कवर की थी। उसके बाद में 15 अपन ने बाह्य सहायता से संबंधित योजनाएं कवर की थी। और दोस्तों उसके बाद में अपन ने 20 से 25 शिक्षा से संबंधित योजनाएं कंप्लीट की थी। इसी तरीके से 15 से 20 अपन ने स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं कंप्लीट की। उसी तरीके से हमने जो 10 जो थे वो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं कंप्लीट की। और दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं वो 15 एक क्या पढ़ेंगे? कृषि से संबंधित योजनाएं। तो इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और इस महीने और अगले महीने के मिड तक ये जो स्कीम्स की जो सीरीज है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन कुछ नया करंट अफेयर और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो आपकी डिमांड होगी वो अपन स्टार्ट करेंगे। बस तुम्हारा काम ये है कि डेली आप यहाँ आओ, डेली क्लास लो। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप 8955 नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नमस्कार पूजा जी, नमस्कार फूलचंद, नमस्कार साहिल, रामराज, राधे राधे। जो भी बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, 7560 रुपए में कंप्लीट प्री और मेंस की तैयारी है। इधर उधर मत भटको, इससे कम में और टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 300 रुपए महीने आपका दिन का 10 रुपया भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 साल तक आप आरएस की प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी टॉप एजुकेटर से कर सकते हो। अगर आप कपिल 07 कोड उपयोग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। कोई बेटा अगर आरएस की, एसआई की, एसीएफ की किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है वो ये अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि महंगा होने वाला है। दिवाली तक यहाँ धमाका हो जाएगा और यही सब्सक्रिप्शन फिर आपको 13,000 में लेना पड़ेगा। आपके परिवार में कोई एसएससी, आपके परिवार में कोई आरआरबी, आपके परिवार में कोई यूपीएससी, आपके परिवार में कोई नीट, आईआईटी किसी की भी तैयारी कर रहा है दोस्तों, वो अपना कोड लगा सकता है, सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जल्दी आ जाओ सभी, और जो भी आए हैं वो लाइक कर दो। चलो भाई अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन राजस्थान में कृषि से संबंधित योजनाएं पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कवर कर ली थी दोस्तों। उसी के साथ साथ अपन ने यह भी पढ़ लिया था कि राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना जो है ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है और चलाई जा रही है। अपन ये भी पढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन दोस्तों इसमें तिलहन को शामिल नहीं किया गया, इसलिए तिलहन के लिए अलग से मिशन लाया गया। और वो मिशन कौन सा था? राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन दोस्तों 2014 से। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, जो दोस्तों 2014 से स्टार्ट हुआ, जिसमें दोस्तों 4 उप मिशन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने उप मिशन है, तो भाई 4 उप मिशन है दोस्तों। कृषि विस्तार पर, कृषि यंत्रीकरण पर, बीज एवं रोपण सामग्री पर और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है पंकज भाई, 2 बार नहीं करना, 2 बार करना समस्या है, एक ही बार। मनीष कुमार शर्मा नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है,
अब दोस्तों अपन बात करते हैं राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब आपकी खेती ऐसी हो जो धारणीय हो, सस्टेनेबल हो, मतलब आपका प्रोडक्शन बढ़े, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, इस तरीके की आप खेती करें। तो इसलिए दोस्तों आपका राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 से स्टार्ट किया गया। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कितना खर्च करती है, 40% पैसा खर्च करती है। ठीक है। टिकाऊ खेती से तात्पर्य मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं जल प्रबंधन, जन तो कहां से होगा, जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि में उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है। टिकाऊ खेती क्या होती है दोस्तों, जिसमें आपका एक तो मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक आपका वाटर मैनेजमेंट अच्छा रहे, ताकि उत्पादकता बढ़े और साथ ही साथ में पर्यावरण संरक्षण भी हो जाए। आपको पता ही है गांव में लोग आजकल, गांव शहर हर जगह अंधाधुंध उर्वरक, पेस्टिसाइड, दवाई गैर ज्यादा ध्यान भी नहीं की, तो इतनी ज्यादा अगर आप डालते हो तो इससे मृदा का स्वास्थ्य खराब होता ही है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। टिकाऊ खेती मिशन स्टार्ट करने से पहले इसमें 4 योजनाओं को दोस्तों क्या किया गया, इसमें विलय किया गया और फिर टिकाऊ खेती मिशन स्टार्ट हुआ। तो 4 योजना पहले कौन कौन सी चल रही थी, सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती योजना, मृदा स्वास्थ्य व उर्वरता प्रबंधन योजना और वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम। देखो नाम से ही पता चल रहा है टिकाऊ खेती वही होगी जहां पे आप माइक्रो इरिगेशन उपयोग ले, सूक्ष्म सिंचाई ताकि जल का प्रबंधन अच्छे से हो, जैविक खेती का उपयोग करो ताकि आपके यहाँ जो है मृदा का स्वास्थ्य बना रहे, मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान दो और आप वहां की उर्वरता पे ध्यान दो, और वर्षा आधारित खेती को भी बढ़ावा दो, तो वो खेती क्या होगी, टिकाऊ खेती। तो इन 4 योजनाओं को दोस्तों मिला दिया गया और इनकी जगह एक योजना स्टार्ट की गई, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। क्या स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन स्टार्ट की गई। चलो अच्छी बात है। इसमें कितने उप मिशन चल रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा था कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में चल रहे हैं, उसी तरीके से दोस्तों आपके यहाँ इसमें भी कितने उप मिशन चल रहे हैं, 4 उप मिशन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 उप मिशन कौन कौन से, देखो एक तो वर्षा आधारित वाला था, वो सेम ही स्टार्ट कर दिया, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, चलो ठीक है। मृदा स्वास्थ्य का वहां चल रहा था, यहाँ पे नया क्या स्टार्ट कर दिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नाम सुना होगा आपने। परंपरागत कृषि विकास योजना और एक कृषि वानिकी पर उप मिशन। 4 उप मिशन है, इनका अच्छे से रट्टा मारो आपका कि आपको टिकाऊ खेती मिशन के कितने उप मिशन है दोस्तों, आपके 4 उप मिशन है। 4 योजना मिला के 4 उप मिशन बना दिए। एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक परंपरागत कृषि मतलब आपकी जो जैविक कृषि को बढ़ावा देना, आपकी किसको बढ़ावा देना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वो बढ़ा दिया। एक कृषि वानिकी पर उप मिशन, एक किस पर दोस्तों, आपके कृषि वानिकी पर उप मिशन। तो ये याद रखना आपके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। बताओ किस किस को क्लियर है, भावेश जी नमस्कार, बताओ किस किस स्टूडेंट को क्लियर है ये राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो ऐसे आराम से क्लियर मारुति, चलो बढ़िया भाई, ऐसे आराम से बातें बातें में योजनाएं क्लियर हो जाएंगी, फिर और टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, बस तुम कंटिन्यू बने रहो। तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्लियर है। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो पूछ लेते हैं, तो चलो भाई अपन कौन से कमजोर है, अपन भी बता देंगे। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है उसको पढ़ना जरूरी है। सोइल हेल्थ कार्ड क्या है, सोइल हेल्थ कार्ड क्या है भाई, सोइल हेल्थ कार्ड है क्या, इसका तो खूब सुना होगा आपने। तो दोस्तों क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसकी टैगलाइन जो है वो क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर जमीन अगर बढ़िया है तो खेत हमेशा हरे ही रहती। अगर आपके यहाँ जमीन अच्छी है, अगर वह स्वस्थ है, मृदा स्वास्थ्य अच्छा है, अगर उसमें पोषण तत्व अच्छे हैं, तो दोस्तों आपके यहाँ आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों आपके यहाँ स्वस्थ धरा खेत हरा के टैगलाइन के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को मोदी जी आए थे अपने गंगानगर के सूरतगढ़ में। कहाँ आए थे, गंगानगर के
सूरतगढ़ में आए थे दोस्तों, और उन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया। बहुत बार पूछा जाता है कि ये योजना कहाँ से प्रारंभ की गई। अब राजस्थान से रिलेटेड है तब याद करना भी जरूरी है। स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ से स्टार्ट की गई दोस्तों? आपके सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई। चलो ठीक है। इसके तहत कुल 12 तत्वों की जांच की जाती है। इसके तहत दोस्तों कुल 12 तत्वों की जांच की जाती है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, कितने पोषक तत्वों की जांच की जाती है? 12 पोषक तत्व। जैसे बात कर सकते हो आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, आपका आयरन हो गया, फेरस हो गया, ऐसे करके टोटल 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने पोषक तत्वों की जांच होती है? 12 पोषक। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तथा साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर यह भी बताया जाता है कि आपकी मृदा जो है अम्लीयता है आपकी मृदा में, या आपकी मृदा में क्षारीयता है, ये भी बताया जाता है। तो ये चीज बता के और आपको क्या बना देते हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, जो प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के बाद में दोस्तों क्या करना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या बनाया जाता है? सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। और दोस्तों याद रखना, ये सॉइल हेल्थ कार्ड सबसे पहले कौन से किसान को दिया गया था? निर्मल सिंह। कौन था आपका सूरतगढ़ के किसान? कौन से थे? निर्मल सिंह नाम के किसान थे, उन्हें सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। निर्मल सिंह, याद रखना ये चीज। तो दोस्तों इसके तहत 12 तत्वों की जांच 3 सालों से वापस रिन्यू किया जाता है। इसमें मृदा में अम्लीयता कितनी है, क्षारीयता कितनी है, इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों, और आपके यहाँ मृदा के स्वास्थ्य को बनाया रखा जाए, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपके यहाँ बीज कितना लगता है, उर्वरक, कीटनाशक, जल की मात्रा का उल्लेख भी करना चाहिए। अभी तक हम करते नहीं है, क्योंकि हमने केवल इतना ही बता देते हैं 12 तत्व ये तत्व हैं आपके लिए, 3 साल में आप देख लो। आप इससे किसान को क्या मजा आया भाई? थे किसान ना, चीज बताओ कि 1 बीघा बीज कतो गिरना है, 1 बीघा का मान यूरिया कितनी गिरनी है, कीटनाशक कौन सी उपयोग में लेवा, जल की मात्रा कितनी यूज लेनी चाहिए, रसायनों के उपयोग का रख रखाव कैसा होना चाहिए, रसायनों के जो दुष्परिणाम है वो भी बताओ आप। कई बार आप पेस्टिसाइड यूज करते करते किसान की मृत्यु हो जाती है, उनके बारे में आप बताओ, तब तो जाके ये और अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी भी चलो ठीक ही है, सरकार की योजना आप क्यों गलत बताओ। फिर भी दोस्तों अपन याद रखना, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि इसके अंदर ये सुधार किए जा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि आपके यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है एज स्टेट सबसे पहले किसने लागू किया था, तो 2003-4 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे ना, उस समय दोस्तों उन्होंने गुजरात में सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड एज स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिए थे। फिर मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि भारत में हर जगह में क्या लेके आऊंगा? गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल लाए तो पूरे भारत में लागू कर दिया। तो पूरे इंडिया में तो दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ? 19 फरवरी 2015 से सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ। निर्मल सिंह पहले किसान थे। स्वस्थ दरा खेतरा की अवधारणा से 12 तत्वों की जांच 3 साल की अवधि के लिए अम्लीयता क्षारीयता भी बताई जाती है, लेकिन एज ए स्टेट सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट किया गया। बताओ किस किस को क्लियर? भाई जितने भी स्टूडेंट आ रखे हैं सभी के सभी जल्दी से जल्दी लाइक भी कर दें। चलो बढ़िया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एसआई का जो बैच आपका 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, आपको पहले से बता देता हूं। और दोस्तों इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी मैं ही कवर करवा रहा हूँ। मेरा बैच जो है इसके अंदर 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी टाबर एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। अब एडमिशन के अंदर यहाँ कोई तुम लोगों को बहुत भारी काम नहीं करना, बस आपको कपिल 07 कोड का उपयोग करना है और एडमिशन लेना है। 2 साल का जो एडमिशन है वो तो 7560 में है कोड उपयोग करने के बाद, और 1 साल का जो है दोस्तों आपका कितना है? 6300 रुपए का है। 10% डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, याद रखना। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8955
462595। फिर से बता देता हूं, इस एडमिशन में RS SI ACF आप कंप्लीट कवर कर सकते हो। आप अगर बीच में अगर पटवार ग्राम सेवक ग्रेड व्रेड की भी तैयारी करो तो भी कंप्लीट सिलेबस है। मतलब आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक, एग्जाम है अनेक। ऐसे नहीं है कि केवल आपको एक सब्सक्रिप्शन मिला तो कपिल सर से पढ़ोगे, नहीं, टोटल ऑल टॉप एजुकेटर से पढ़ो, आराम से पढ़ो अपने यहाँ पे दोस्तों, और आपके यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन से सारे एग्जाम क्लियर है। ठीक है, ओम जी पुनिया, पूजा यादव, प्रीति कुमारी, आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? अब दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को याद करो, यह भी 2007-8 से स्टार्ट की गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 40% खर्च उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है 60% खर्च उठाती है। याद रखना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्यों स्टार्ट की गई? पहली बात तो याद रखना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये स्टार्ट की गई 2007 से 12 के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 2012 से 17 के लिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य, सर फिजिक्स ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहा है क्या? आपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड किया था। सोनल जी ट्राई कर रहे हैं कि आपका जल्द फिजिक्स ऑप्शनल या केमिस्ट्री स्टार्ट करें, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के जो बच्चे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। ACF का ऑप्शनल भी इसी फीस में आपका कवर हो जाएगा, अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो जिसका जी करे वो जरूर पढ़े भाई। उद्देश्य क्या है आपका? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का समग्र विकास करना। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जो है आपके, पशुपालन हो गया आपका, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गया आपका, ठीक है, वानिकी हो गया, इसका समग्र विकास करना। कृषि क्षेत्र में दोस्तों 4% की वार्षिक ग्रोथ रेट प्राप्त करना। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट प्राप्त करना? 4%। एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया था? 4%। इस योजना से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट की ग्रोथ रेट? 4%। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना स्टार्ट की गई। इसका नाम 2017 में बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, RKVI रफ्तार। मतलब अब थोड़ी सी और स्पीड देनी है तो रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेंशन। मतलब आपके दोस्तों ऐसी अप्रोच जो एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के पुनः विकास के लिए हो, उसे क्या बोला जाता है? RKVI रफ्तार। तो स्टार्ट 2007-8 में हुई, 10 साल बाद में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? RKVI रफ्तार। RKVI रफ्तार, याद रखना भाई। ये योजना जो है आपकी, इसके तहत कई उप मिशन भी चलाए जा रहे हैं, जैसे फसल विविधीकरण कार्यक्रम। आप विविध प्रकार की फसलें उगाएं, ताकि क्या होगा दोस्तों, उससे आपके यहाँ क्या फायदा होगा कि आपकी जो मृदा की उत्पादकता बनी रहेगी। गांव में देखो कोनी, एक टाइम आप गुवार करते हो, अगली बार वहां पे बाजरा बोते हो। उसी तरीके से त्वरित चारा विकास कार्यक्रम पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि पशुधन के लिए भी इसके अंदर सहायता उसके। आपके उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में हरित क्रांति हो गई, लेकिन पूर्व भारत में अब भी हरित क्रांति ढंग से नहीं हुई है। तो आपका जो पूर्वोत्तर भारत है या पूर्वी भारत है, उसमें हरित क्रांति पे ध्यान दिया जाए। जम्मू तथा कश्मीर में दोस्तों, JNK में आपके यहाँ केसर मिशन चलाया जाए। केसर मिशन मतलब वहां पे सैफरोन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जाए। केसर मिशन को बढ़ावा दिया जाए। 4 उप मिशन है। बताओ किस किस स्टूडेंट को क्लियर है? अगली योजना पे चले फिर। आज एग्रीकल्चर की कंप्लीट योजना हो जाएंगी, और इस योजना का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पासवर्ड क्या होगा। इस योजना का पासवर्ड होगा पंजाब। याद रखना भाई दोस्तों, इस योजना का पासवर्ड क्या होगा? पंजाब होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पंजाब सरकार ने हाल ही में 3 विधेयक और जारी किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो ये योजना की PDF सबको मिलेगी, लेकिन भाई खुलेगी उसकी जो यूज कर रहा है, जो आराम से डेली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसी के साथ आपका, पंजाब गलत लिख दिया क्या? पंजाब आपका, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा। भेदभाव अब जनता खुद ही अपने साथ कर रही है। मैं सबको PDF दूंगा, लेकिन खुलेगी उसकी जिसको कोड याद है। अब दोस्तों याद करते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई। वित्त जो है इसके अंदर 60 तो आपका कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट,
और 40 आपका स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। इसका नोडल विभाग उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है दोस्तों। इसका उद्देश्य है हर खेत तक पानी पहुंचे, हर खेत तक पानी पहुंचे। टैगलाइन क्या? प्रति बूंद अधिक फसल। याद रखना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक बूंद से फसल ज्यादा से ज्यादा हो। तो प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन की नवीन तकनीकों का समावेशन करना, मतलब वाटर मैनेजमेंट की नई तकनीक क्या हो सकती है? ड्रिप इरिगेशन, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति, ठीक है, इस पद्धतियों का उपयोग किया जाए। मतलब दोस्तों आपके यहाँ सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का उपयोग किया जाए, क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से कई फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो क्या होता है आपके यहाँ, आपके विद्युत की लागत भी कम आती है दोस्तों। दूसरी चीज आपके यहाँ क्या है? आपके पानी की भी बचत होती है। क्या होती है? पानी की भी बचत होती है। पानी की बचत होती है तो दोस्तों आपका सिंचित क्षेत्रफल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आपका सिंचित क्षेत्रफल बढ़ता है। और दोस्तों सिंचित क्षेत्रफल बढ़ता है तो आपका उत्पादन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आपका उत्पादन बढ़ता है। साथ ही साथ कुछ समस्याएं होती नहीं है, जैसे सेम की समस्या से मुक्ति। जैसे आपके अगर ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं तो सेम की समस्या भी आती है। जैसे आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में जो रावतसर वाला इलाका है आपका, अनूपगढ़ रावतसर वाला, वहां पे क्या सेम की समस्या है, तो उससे भी अलग। तो दोस्तों इसके तहत सरकार ने ये कहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दोस्तों किसानों को उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी और उपकरण के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तो उपकरण के लिए क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों, और एक उन्हें क्या दिया जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी भाई साहब। चलो बढ़िया बात है। सरकार ने कहा इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर। कितने रुपए? 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे कि आप क्या करो? हर खेत तक पानी पहुंचा दो। पर ड्रॉप मोर करो, प्रति बूंद अधिक फसल को आप बढ़ावा दो। तो याद रखना, कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई थी। इसके तहत निम्न 3 योजनाओं का क्या किया गया? समावेशन किया गया। पहले 3 योजना चल रही थी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम और एक फार्म वाटर मैनेजमेंट। इन सभी योजनाओं को अब क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब केवल एक ही योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हो गई है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है, जिसकी टैगलाइन पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। बताओ किस किस टावर को क्लियर? 2 योजना और बची हैं बस तुम्हारी। 2 योजना और बची है। जितने भी स्टूडेंट आए हैं भाई लाइक करते जाओ कंटिन्यू और पढ़ते जाओ। आज आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी कृषि से संबंधित। तो कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अपन क्या? आपके शहरी विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक है, फिर कृषि की कुछ और योजनाएं रह जाएंगी मार्केटिंग से संबंधित, जैसे राजीव गांधी कृषक सहायता योजना आपके यहाँ हो गई, महात्मा गांधी फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना हो गई, वो भी कवर कर लेंगे, किसान कलेवा योजना ये भी कवर कर लेंगे। बस आप तो कंटिन्यू बने रहो यहाँ पे। चलो अब आते हैं कृषि कर्मण पुरस्कार। अब दोस्तों जो स्टेट जो है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उत्पादन में, उन स्टेट को दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2011-12 से दोस्तों कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा है। कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों एवं राज्यों के किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जो बहुत अच्छा, ठीक है, जो बहुत अच्छा आपके यहाँ क्या करे? उत्पादन को बढ़ावा दे। तो 2016-17 में, अब तुम बोलोगे सर अब तक क्यों पढ़ा रहे हो 2016-17? भाई राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण में अब तक शो किया जा रहा है कि हमें 2016-17 में क्या मिला था दोस्तों? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। तो दलहन को दोस्तों उत्पादन श्रेणी में, प्रोडक्शन की जो आपकी श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजस्थान को कृषि कर्मण पुरस्कार 2016-17 में दिया गया था। दलहन हेतु, याद रखना, तिलहन के लिए नहीं।
अनाज के लिए नहीं, बाजरे के लिए नहीं, दलहन में हमने सबसे ज्यादा उत्पादन किया था, इसलिए हमें मिला। उसके बाद में दोस्तों आपको बता देता हूं कि रीट का बैच भी अपने यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी खूब एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बस आपको कपिल 07 कोड का उपयोग करना है, ठीक है, और पढ़ाई करनी है दोस्तों। उसके बाद में आपके यहाँ याद रखना, जो जो आगे चलता है उस राज्य को क्या मिलता है, 2 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र। 2 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र, मतलब एक ताम्र पत्र तो कौन देगा इस जमाने में, एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट दे देते हैं, 2 करोड़ रुपए उस किसान को दिए, उस राज्य को दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, किसानों को भी अवार्ड दिए गए। 2016-17 में 2 किसान थे आपके, उन्हें भी अवार्ड मिले। कौन कौन से थे, डूंगरपुर के प्रकाश फनात थे, और दोस्तों आपके यहाँ पाली की सम्मू देवी थी। इन दोनों को भी कृषि में उत्पादन में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए इन 2 किसानों को भी दोस्तों क्या मिला, अवार्ड मिला, प्रकाश फनात और सम्मू देवी। याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे में अब भी लिख रखा है आपके यहाँ कि किस किस को मिला, प्रकाश फनात और सम्मू देवी को दोस्तों ये मिला, ठीक है। 2017-18 में हमें वापस मिला, लेकिन कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला, उत्पादन श्रेणी के अंदर नहीं मिला आपको। कृषि कर्मण पुरस्कार की एक दूसरी कैटेगरी होती है प्रशस्ति पुरस्कार, जिसमें दलहन श्रेणी के लिए हमें 1 करोड़ और मिला। तो कंप्लीट दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपके यहाँ कृषि कर्मण पुरस्कार, तो हमें 2016-17 में मिला है उत्पादन श्रेणी के अंदर, और वो भी किसके लिए, दलहन के लिए। अगर हमें पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ दोस्तों कौन कौन से किसान को मिला है, तो प्रकाश फनात डूंगरपुर का है, सम्मू देवी पाली की है। अगर पूछ लिया जाए ये कौन देता है, भारत सरकार। कब से स्टार्ट हुआ, 2011-12। तो यह आपके कृषि कर्मण पुरस्कार। बताओ किस किस को क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर। बस 2 योजना और बची है आपकी, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लेते हैं, लगे हाथ, जब पढ़ ही रहे हो तो भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने मेरे से कई बार पढ़ ली, प्लस वालों को तो पता ही है, सब याद है, उन बच्चों को तो थोड़ी और पढ़ लो। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से स्टार्ट की गई। अब क्यों स्टार्ट की गई भी, फसल बीमा योजना तो पहले ही चल रही थी कई, तो भाई इसलिए स्टार्ट की गई कृषि व किसान मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि किसानों को एक व्यापक बीमा कवरेज मिल सके और दोस्तों उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। अब आप बोलो गुरुजी पहले वालों में क्या कमी थी, तो दोस्तों पहले वालों से ये थोड़ी सी और अच्छी है। पहले वालों में क्या होता था, बुआई से लेकर कटाई तक का कवरेज मिलता था, बुआई से लेकर कटाई तक का क्या मिलता था, कवरेज मिलता था। लेकिन दोस्तों इसमें बुआई से लेकर कटाई और कटाई से 14 दिन बाद तक भी अगर आपके यहाँ कोई 14 दिन बाद तक भी अगर आपके यहाँ कोई आपदा आ जाती है तो बहुत बढ़िया चीज है। उसमें भी आपदा आ जाना बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन ये योजना इतनी बढ़िया चीज है कि आपको क्या मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि आपके यहाँ जरूरी थोड़ी है कटाई के बाद में पूरा का पूरा किसान जो है वो अनाज निकालता है, फिर बोरियों में भरता है, 5-10 दिन तक उसको ट्रैक्टर वाला थ्रेशर वाला नहीं मिलता, तो टाइम लगता है भाई। एक तो ये चीज, एक दोस्तों पहले क्या होता था कि ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे कोई आपदा आती थी तब जाके माना जाता था कि इस आपदा से आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अब इस योजना में क्या है, अगर कोई स्थानीय आपदा आ रही है, 5 ग्राम पंचायत, 1 ग्राम पंचायत में अगर ओलावृष्टि हो गई है तो इसका भी दोस्तों क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा और दोस्तों आपको क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है ना ये योजना। तो याद रखना खरीफ 2016 से स्टार्ट हुई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्टार्ट की और इसका मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। अब दोस्तों इसमें प्रीमियम की रेट क्या है, प्रीमियम की रेट का मतलब ये होता है कि भाई आप 100 रुपए का बीमा करवा रहे हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 100 रुपए का बीमा करवा रहे हो तो भाई तुम्हें कितना देना पड़ेगा, अगर रबी की फसल है तो भाई 1.5% देना पड़ेगा, खरीफ की फसल है तो भाई 2% देना पड़ेगा, व्यापारिक फसल है तो भाई 5% देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का बीमा कोई बीमा कंपनी कैसे 1.5 रुपए में कर देगी, तो भाई इसके अतिरिक्त जो होगा वो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, वो आधा आधा वहन कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो साल के शुरुआत में रबी है, जैसे अभी देखोगे आप जनवरी फरवरी के अंदर आप रबी की फसल, ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है जून जुलाई के अंदर आपके क्या आती है खरीफ की फसल, फिर आपकी व्यापारिक फसल। तो 1.5 2 5 एक तो ऐसे याद रख लेना। और याद रखो तो भाई रबी की फसल जो होती है वो ऑलमोस्ट सिंचाई पर आधारित होती है। सिंचाई पर आधारित फसल का दोस्तों खत्म होने का, बर्बाद होने के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रिस्क कम है, तो बीमा कंपनी को पता है ये क्लेम लेने नहीं आएगा, तो कम ही रख दो, 1.5% है, क्योंकि रिस्क कम है। लेकिन दोस्तों आपकी खरीफ की फसल है, ये मानसून आधारित है, तो रिस्क फुल है, इसलिए बीमा कंपनी चाहती है कि थोड़ा सा ज्यादा रखें, तो थोड़ा सा ज्यादा रख दो। व्यापारिक फसल को कोई कल्याण थोड़ी कर रहे हो भाई, व्यापारिक फसल क्या आप अपन बेचने के लिए कर रहे हैं, तो 5% भी दे ही सकते हैं। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों जोखिम कवरेज जो है वो बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई से 14 दिन बाद तक किया जाता है। मैंने बताया था पहले वाली योजनाओं में केवल बुआई से कटाई तक था, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, बुआई से कटाई, कटाई से 14 दिन बाद तक। इसमें स्थानीय आपदाओं से भी जोखिम कवरेज दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया, स्थानीय आपदाओं से भी जोखिम कवरेज दिया गया है। दोस्तों याद रखना, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे गुरुजी क्या लाख का 2 लाख का कितने का बीमा होता है? भाई बीमा जो होता है वो आपकी फसल के अनुरूप है, आपके खेत में आपने कितने बीघा के ऊपर तो फसल की है, कौन सी फसल की है, उसके आधार पे आपको बीमा दिया जाता है। कितने लाख का बीमा होता है वो आपकी फसल पे, आपकी भूमि के उत्पादकता पे निर्भर करता है। ये आपकी दोस्तों क्या है, कंप्लीट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लास्ट योजना पढ़ते हैं दोस्तों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019 में आपके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना आपके यहाँ स्टार्ट कर दी गई थी, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले देखते हैं राजस्थान में ये योजना कहाँ कहाँ स्टार्ट की गई है। देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब ऐसी आपकी प्राकृतिक कृषि जिसका बजट जीरो है, मतलब उसके ऊपर आपका कोई खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। तो राजस्थान में बांसवाड़ा, टोंक तथा सिरोही जिलों में से क्रियान्वित किया जा रहा है। बांसवाड़ा, टोंक तथा सिरोही जिलों में से क्रियान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त 3 जिलों की 36 ग्राम पंचायत के 20,000 किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दे रही है राजस्थान सरकार, और बांसवाड़ा, टोंक तथा सिरोही जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है। याद कर लो, मैं वापस याद करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जब ये योजना पढ़ोगे कि इन्हीं जिलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। चूरू को क्यों नहीं लिया? चूरू से क्या समस्या थी? चूरू भी बहुत अच्छा है आपका, चूरू से क्यों नहीं लिया? तो हमारे जिले से क्या बेर है भाई? तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। इसकी टैगलाइन है, खेती में जान तो सशक्त किसान। अगर आपकी खेती अच्छी है तो दोस्तों किसान भी क्या होगा आपका, सशक्त है। महाराष्ट्र, सुभाष पालेकर, देखो टाबर कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों बात क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये है कि दोस्तों सरकार ने ये कहा है कि ये जो नेचुरल फार्मिंग है ना, मोदी जी ने भी जाके इंटरनेशनल लेवल पे कहा कि हम ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं जिसका बजट ही जीरो है। तो किसी ने पूछा कैसे? कभी इस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं होता, गहन सिंचाई का उपयोग नहीं होता, मतलब खर्चों की क्या गई आपकी कमी। तो चलो ठीक है। फिर कहा कि भाई आप तो बोल रहे हो जीरो बजट ही है, पैसे लग ही नहीं रहे। तो मैं कहा कि हाँ भाई जीरो बजट है, इसमें कृषि उत्पादन की लागत शून्य होती है। कृषि कार्य हेतु जितने भी संसाधन चाहिए होते हैं वो दोस्तों घर में ही उपलब्ध होते हैं किसान के। यह कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथा है, इसे रसायन मुक्त या डू नथिंग फार्मिंग भी कहते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? जिसमें उत्पादन लागत क्या होती है, शून्य होती है दोस्तों, सभी संसाधन घर में ही उपलब्ध होते हैं, यह रसायन मुक्त कृषि कहलाती है, इसे डू नथिंग फार्मिंग भी बोलते हैं। देखो बताने वाले आदमी थे सुभाष पालेकर, महाराष्ट्र के किसान है, इन्हें दोस्तों हाल ही में क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला था। इन्होंने कहा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो केवल दोस्तों गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित है। आपको बाहर से ना तो उर्वरक लाना ना कीटनाशक लाना। तो फिर कहा, किसी ने कहा बुआई तो करवानी पड़ेगी। भाई बुआई करवानी पड़ेगी, लेकिन टेंशन मत लो, बुआई के भी पैसे नहीं लगेंगे, बुआई अलग ही प्रकार की है। किसी ने कहा सिंचाई तो चाहिए होगी करना है, भाई सिंचाई भी नहीं चाहिए, ये तो हवा में जो नमी है या जो जमीन में नमी है उसी से खेती हो जाएगी। तो किसी ने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है,
ऐसा हो सकता है अगर आपके यहाँ दोस्तों वातावरण में नमी हो तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो सकता है। इसके 4 चरण होते हैं, ये एकदम फ्री है। तो भारत में इसके विकास का श्रेय महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर को जाता है। इसके ऊपर नीति बनाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखना भाई। पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। राजस्थान ने तो 2019 में स्टार्ट किया है, बांसवाड़ा टोंक सिरोही में, ठीक है। हाल ही में मरुस्थलीकरण पे जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, वहां पे मोदी जी ने उस मंच पे कहा था कि हमसे सीखो, हमने स्टार्ट किया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसके ऊपर कोई पैसा ही नहीं लग रहा। यह केवल गौमूत्र तथा गाय के गोबर पर आधारित खेती है, जिसमें आपका 1 रुपया ही नहीं लग रहा, केवल और केवल आपका श्रम लग रहा है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है? बीजा अमृत। पहले चरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? बीजा अमृत। पहले चरण में आपको गौमूत्र, गोबर, चूना तथा खेत की मृदा, 4 चीजों का क्या बनाना है? पेस्ट बनाना है। गौमूत्र, गोबर, चूना आपका, और दोस्तों खेत की मृदा को एकदम आपको घोटना है, उसमें बीज डालने, बीजों का परिष्करण करना है। तो ये तो आपका देखो कुछ नहीं लगा, बीज आपके खेत के ही हैं, आपके यहाँ पहले से अनाज पड़ा है। उसको क्या करो? गौमूत्र में जब भी बुआई करनी है उससे 2-4 दिन पहले गौमूत्र में, गोबर में, चूना के अंदर और खेत की मृदा के अंदर बीजों को डाल दो और उसको पड़ा रहने दो 2-1 दिन, और उसका परिष्करण करो, मतलब उनको अच्छे से तैयार कर लो आपको बुआई से पहले। चलो ठीक है, ये तो कर लिया। उसके बाद में भाई आपको बनाना है जीवा अमृत। क्या बनाना है? जीवा अमृत। जीवा अमृत में क्या है? गाय के गोबर, गौमूत्र तथा अन्य जैविक पदार्थ, इन सब का एक घोल तैयार करो और इसको किण्वन के लिए छोड़ दो। किण्वन के लिए मतलब छोड़ना क्या है? गाय के गोबर, गौमूत्र, आपके जो भी रसोई के अपशिष्ट है, आपके जो जितने भी खेत के अपशिष्ट है, इन सबको क्या करो? एक गड्ढे में छोड़ दो फर्मेंटेशन के लिए। अब जैसे ही किण्वन होगा तो इससे जो प्राप्त होगा ना दोस्तों आपको घोल, उसे आप उर्वरक और कीटनाशक के रूप में उपयोग कर लो। मतलब आपको अब ना तो फर्टिलाइजर लाना, ना पेस्टिसाइड लाना, इस तरीके से फर्मेंटेशन होगा उसका। दोस्तों क्या करो? उसको आपको खाद के रूप में यूज ले लो, या अगर कीड़ा लग रखा है फसल के तो उसे पेस्ट के रूप में छिड़क के कीटनाशक के रूप में उपयोग कर लो। तो भाई गोबर, गौमूत्र, अन्य जैविक पदार्थों का घोल तैयार करके फर्मेंटेशन बनाओगे तो वो तो खतरनाक ही होगा। उसे कीटनाशक क्या, मनुष्य नाशक भी हो सकता है, ठीक है। तो आदमी भी काम आ सकता है भाई, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा मेथेन होती है ना। तो ये जीवामृत, तो 2 चीजों में अब तक कोई आपका पैसा लगा, बीज तैयार हो गए और दोस्तों आपका क्या हो गया? जीवामृत तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जुताई नहीं करनी। मतलब आपको क्या नहीं करनी दोस्तों? बुआई नहीं करनी। तो किसी ने पूछा सर बिना बुआई क्या होगा? तो भाई बिना बुआई क्या होगा? जो आपने जो बीजामृत तैयार किया है ना, इस बीजामृत को क्या करो? आपको जमीन को खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज के चारों तरफ क्या हो गया है दोस्तों? एक आवरण तो पैदा हो गया है। भी बीज को क्या चाहिए? जमीन में जाके आवरण चाहिए, वहां जाके फिर बाद में वो बीज जो है वो आराम से उग सके। अब आपने क्या किया? गाय का मूत्र, गोबर, आपका चूना, खेत की मृदा पहले से डाल दी, तो इस बीज के चारों तरफ एक आवरण तो बन ही गया। तो आप क्या करो? इन बीजों को सीधा ही खेत में डाल दो, फेंक दो, बिखेर दो। आपको जुताई करने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लगेगा, आप इसमें खेत में डाल दो। अब उसके बाद में ये उड़े नहीं, इधर उधर नहीं जाए। आप क्या करो? फसल के जो अवशेष बचे हुए, आपके यहाँ कुतर जो भी फसल के अवशेष बचे हुए, उनको भूमि के ऊपर आच्छादित कर दो, उनके ऊपर बिखेर दो। अब दोस्तों जैसे ही आपके यहाँ जो ये बीज है, इसको आवरण तो प्राप्त हो गया, ऊपर से इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? फसल के अवशेष डाल दिए। तो दोस्तों 5-7 दिन में ये क्या हो जाएंगे? बीज अंकुरित हो जाएंगे और दोस्तों आपके यहाँ से पौधा इससे उत्पन्न हो जाएगा, खेती स्टार्ट। चलो बढ़िया, आपको जुताई करनी पड़ी, अभी तक आपका कोई खर्चा नहीं, अभी तक आपका कोई खर्चा नहीं। बीजामृत घर पे बीज तैयार कर लो, घर पे उर्वरक तैयार कर लो, और दोस्तों इस खाद को डाल दो पहले तो, और फिर ये आपके बीज जो है ये फेंक दो और फसल के अवशेष ऊपर डाल दो। ये हो गई आपकी मल्चिंग। इसे क्या बोलते हैं? मल्चिंग। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मल्चिंग का तात्पर्य किससे है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनाना है वापसा। वापसा का मतलब होता है आपको सिंचाई उपयोग नहीं करनी। अब जो ये बीज जो है इस जमीन में जो नमी है उसको अवशोषित कर लेगा, या इस हवा में जो नमी है
उसको अवशोषित कर लेगा और इसे पानी मिल जाएगा। आपको सिंचाई की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। आपको ना कोई बिजली का खर्चा करना, ना आपको कोई पाइप लाने, ना फंवारे लाने। सोइल ह्यूमिडिटी जो है आपकी और एयर ह्यूमिडिटी है, उसी का उपयोग करके ही दोस्तों आपकी सोइल ह्यूमिडिटी और एयर ह्यूमिडिटी के माध्यम से ही, सोइल और एयर ह्यूमिडिटी के माध्यम से ही ये क्या करेगा, पानी प्राप्त करेगा और आपके यहाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो जाएगी। जिन टावरों को नहीं आती थी समझ लो। सुभाष पालेकर साहब ने कहा, सबसे पहले नीति बनाई आंध्र प्रदेश ने। अपने यहाँ टोंक बांसवाड़ा सिरोही में ही है, चूरू में होती तो पहली बात यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जैसे ही ये बिखेरते तो दूसरे दिन आंधी में उड़ जाते ये बीज आपके। और देखो, ना तो हमारे जमीन में नमी है, ना ही हमारे हवा में नमी है, हमारे तो सूखा ही सूखा है। तो यहाँ ये लागू नहीं हो सकती। कहाँ पे होगी, जहां पे नमी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो ये मामला है वो कंप्लीट ही काम आ जाए। लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहाँ कहाँ चल सकती है दोस्तों, जहां जहां आपके यहाँ क्या है, जहां जहां आपके यहाँ क्या है, नमी है, आर्द्रता है। तो ये सुभाष पालेकर ने दी। तो तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको अच्छे से और पढ़ना है, अगर आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। कपिल 07 कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट पाओ। चाहे आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आपके परिवार में कोई यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले, चाहे आपका छोटा भाई नीट पढ़ रहा हो, चाहे आपका छोटा भाई जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे आपके परिवार में कोई इंजीनियर एसएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई आरआरबी की तैयारी कर रहा हो, आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, कोड लगाओ कपिल 07 और डिस्काउंट पाओ। आपको कोई अगर शंका है तो आप दोस्तों 8955462595 पे कांटेक्ट कर लो। आपका सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाएगा, उससे पहले अपनी सीट बुक करो। केवल 7560 रुपए में आरएस की कंप्लीट तैयारी, 7560 रुपए में आरएस की कंप्लीट तैयारी। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं, कंप्लीट पढ़ते रहे। टूरिज्म स्कीम भी जल्दी करवाना सर, करवाएंगे सरिता जी जरूर। यूट्यूब पर भी मजा आ जाता है, चलो बढ़िया, यूट्यूब पर भी आनंद लो भाई। वहां पे भी आना चाहो तो वहां कंटिन्यू पढ़ लोगे। अब यूट्यूब पे जो होता है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर डेली 30-40 मिनट पढ़ा के ये योजना ही 2 महीने में तैयार होगी। और प्लस में यही योजना आप 15 दिन में कवर कर सकते हो। वहां पे 1.5 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, वहां पे आप राजस्थान का और अच्छे से कवर कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी, आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ें, एथिक्स पढ़ें, पब्लिक एड पढ़ें, योगा पढ़ें, बिहेवियर और सोशोलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट मैं कवर करवा रहा हूँ। तुम मेरे भरोसे अच्छे से आ जाओ। मेरे से पढ़े हुए बच्चों को उनको पता है आरएस 2016 मेरी यह रैंक है, 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। आराम से आओ, पढ़ाई करो, नो टेंशन नो फिकर, ठीक है। तो आराम से तैयारी करो, कोई भी समस्या हो आप इस पे डाउट क्लियर कर सकते हो। पीडीएफ आपको इसी पे मिलेगी, पीडीएफ उसी को नहीं मिलेगी, मतलब पीडीएफ सबको मिलेगी लेकिन खुलेगी उससे जिसको कोड पता है। तो भाई कोड अपन ने बीच में बता दिया है, जिसको नहीं याद वो आराम से वापस देख लो क्लास, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद।